आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी से बड़ा जिद्दी और विपक्ष का प्रोपेगेंडा नेता नहीं देखा। ये देश संविधान से चलता है, उन्होंने कहा। उसमें आर्टिकल 94 कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस देंगे और उस पर चर्चा होगी। जब स्पीकर आ ही नहीं रहे तो उस पर फैसला कौन लेगा? आज मामला लिस्टेड है तो उस पर बिना चर्चा किए आप दूसरा स्थगन प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ये किस संविधान में लिखा है? नहीं चलने दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहां बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा। आप ये बताओ टेक्निकल बात, ये देश तो कानून से चलता है ना, संविधान से चलता है। हमेशा लहराते हो लाल किताब की बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें आर्टिकल 94 जो संविधान का आर्टिकल 94 है वो ये कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस दोगे, स्पीकर के इस पर जो है डिस्कशन होगा, उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, है ना। अब जब स्पीकर आ नहीं रहे हैं, स्पीकर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, आप अलग रिजोल्यूशन लेके, अलग एडजमेंट मोशन लेके आप ये बताओ कि ये फैसला कौन करेगा? स्पीकर को आपने को देखिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किरण रिजिजू जी ने जो पार्लियामेंट में आज कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि यदि आपका स्पीकर बैठ नहीं रहा है, स्पीकर के खिलाफ खुद ही आज लिस्टेड है, रिजोल्यूशन लिस्टेड है कि उनको हटाने के लिए जो है मोशन आपने मूव किया है, उसी कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है, तो उस पर बिना चर्चा किए हुए आप दूसरा एडजमेंट मोशन या रिजोल्यूशन कैसे मूव कर सकते हो? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? या आपने एक नया संविधान बना लिया है? मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का फैसला इस हुरमुट आदमी ने या उछल धक्का आदमी ने तय कर रखा है, राहुल गांधी ने, चाहे वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे वो सीएजी के खिलाफ हो, चाहे दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ हो, सबके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ कुछ नहीं है। जनता तो कुछ है नहीं, सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना है, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, और ऊपर से बेचारे स्पीकर 20 दिन से आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी के जिद के कारण, एक आदमी के एरोगेंट, इंटॉलरेंट एरोगेंसी के कारण क्या स्थिति हो गई है। एक इग्नोरेंट आदमी ने, जिसको कोई जानकारी नहीं है न संविधान की न इसकी, 94 के रहते आप उस रिजोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आप किससे मांग रहे हो जजमेंट मोशन? आप किससे रिजोल्यूशन मांग रहे हो? आप किससे डिबेट मांग रहे हो? हु विल डिसाइड इन द पार्लियामेंट? स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नहीं? स्पीकर के अलावा भी डिसाइड करेंगे। तो जब स्पीकर है ही नहीं, आज उनका लिस्टेड है, उसके बाद कांग्रेस यदि बात करती है तो किरण रिजिजू जी ने जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हाईजैक करने की कोशिश है सदन कर रही है। अब 20 दिन से स्पीकर साहब ही नहीं है, सदन का कामकाज तो ठप है ना। ये स्पीकर साहब ही तय करेंगे कि लोकसभा कैसे चलेगा। कोई पीठासीन पदाधिकारी की हैसियत नहीं, मतलब उसको कोई कानूनी ताकत ही नहीं है। एडजमेंट मोशन में लिखा है कंसेंट ऑफ द स्पीकर। कंसेंट ऑफ द स्पीकर तब होगा जब स्पीकर फ्री होंगे। स्पीकर को 20 दिन से आपने जो है, आप सरकार के खिलाफ नहीं लाए हो इम्पीचमेंट मोशन, या सरकार के खिलाफ जो है महाभियोग आपने नहीं लगाया है, आपने जो है स्पीकर के खिलाफ लगाया है। तो स्पीकर ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा? सदन नहीं चलेगा, और 20 दिन से बंधक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वेस्ट एशिया में जो हो रहा है उससे कितने पैसे का नुकसान होगा। इससे उन्होंने कहा है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, तो इस पर चर्चा करने से क्या दिक्कत है? यही हमारी मांग थी। उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वेस्ट एशिया का मामला क्या जरूरी नहीं है? ये जनता का मुद्दा है, इसलिए हम इस पर चर्चा चाहते हैं। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है,
मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि आपने विश्वास प्रस्ताव लाया है। उन्होंने सीधे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपने विश्वास प्रस्ताव लाया है तो पहले इस पर बहस होगी। आप 350 से अधिक मतों से हारोगे, इसलिए आप भागना चाह रहे हो तो आप कहो, हमें स्पीकर से ऐतराज नहीं है, तब स्पीकर साहब आए और उसके बाद आपको जो मुद्दा लाना है लाओ। जावेद साहब ने मूव कराया था, डॉक्टर जावेद को बोला जा रहा है कि आप अपना रिजोल्यूशन मूव कराइए, दिखाइए आपके पास 10% मेजॉरिटी है कि नहीं, और अगर 10% लोग कहेंगे तो नो कॉन्फिडेंस होगा। पार्लियामेंट में किसी भी एजेंडा को लेने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी आवश्यक है। बीएसी की मीटिंग हो नहीं रही है क्योंकि स्पीकर अपने चेयर पे नहीं है। तो जब तक लोकसभा की यह परंपरा है कि पहले स्पीकर का चुनाव होता है, उसके बाद लोकसभा शुरू होती है, उसी प्रकार जब आपने एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया तो आज पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होगी। आप जानबूझकर जान रहे हो कि आप 350 से ज्यादा मतों से हारोगे, इसलिए आप गोल पोस्ट चेंज करके भागना चाह रहे हो। तो आप कहो कि हमें स्पीकर से कोई ऐतराज नहीं है, स्पीकर साहब आए, अपने चेयर पे बैठे, उसके बाद आपको जो एजेंडा लाना है लाओ। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा है कि आज के दिन देश के सामने एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या आ गई है जो दुनिया और हमारे देश को प्रभावित कर रही है। पड़ोस और पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है उस पर विदेश मंत्री आकर एक बयान देकर चले जाते हैं। देश जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, सदन में इसको चर्चा में लाना चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने पहल नहीं की। हमने कहा कि इस पर चर्चा हो। देखो, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, आज के दिन देश के सामने एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या आ गई है जो दुनिया को प्रभावित कर रही है और हमारे देश को खास तौर से प्रभावित कर रही है। जो पड़ोस में हो रहा है, वेस्ट एशिया में हो रहा है। और जब फॉरेन मिनिस्टर आकर केवल एक स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं तो ये देश भी जानना चाहता है कि भाई क्या है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनती, पूरे हाउस को इसको डिस्कशन में लाना चाहिए। ये कुछ सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने पहल नहीं की। ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट कर दिया। हमने ये कहा कि इस पर डिस्कशन हो। रही बात स्पीकर रिमूवल वाली मोशन की, तो मोशन तो एडमिटेड है, उस पर डिस्कशन होगी भी, लेकिन आज के दिन जो बहुत सीरियस मामला था वो भी डिस्कस होना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन हमने दी है, उसको भी खारिज कर दिया गया। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट किस लिए है? जो प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको भी तो डिस्कस करना पड़ता है ना। कांग्रेस और विपक्ष यही चाहता था कि उसको आप टेकअप कीजिए और उस पर डिस्कशन करिए। सरकार ने उसके बारे में कुछ ऐसा उस समय अगर ये करते, कुछ रास्ता निकालना चाहिए था ना। और सिर्फ हमेशा ऑपोजिशन पर एलिगेशन लगाना ही सत्ता पक्ष की ओर से, यही काम रह गया उनका, जबकि उनको तो डिस्कशन में लाना चाहिए। सब अपनी अपनी बात रखें वहाँ। थैंक यू। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने घोषणा की
कि रालोजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस राज कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वहीं बैठक में निर्णय लिए गए कि 2 महीने के बाद पुनः पार्टी की बैठक होगी। कार्यगण पूरे देश से आज यहाँ आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और जो विश्वास उन्होंने मुझ में जताया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अपने पापा का हम आभार व्यक्त करते हैं और इनको पूरा विश्वास दिलाते हैं जो भी पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो हम लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, उनको हम उनके लिए हमारे प्रति हमारा आभार है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बिहार के इतने साल तक उन्होंने सेवा की है और एक नई पीढ़ी जब राजनीति में आती है तो उसका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है कि प्रिंस जी की चिराग को लेकर के बातें आ रही है सामने, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम बना जाए नीतीश के बाद बिहार का सीएम। देखिए ये उनका मैटर अच्छा, एक सवाल और होगा, क्या आगे आने वाले समय में क्या कह रहे हैं क्या आने वाले समय में किसी और अन्य पार्टियों के साथ भी आप जाएंगे क्या? देखिए ये तो परिस्थिति के मुताबिक ये काम किया जाता है, लेकिन अभी हमारी पार्टी, हमारा जो लक्ष्य होगा, हम अपनी पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो हमारा लक्ष्य है। पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो सभी के सहमति के साथ ये लिया जाएगा। चिराग जी को लेकर क्या कुछ देखिए ये पारिवारिक बात है, आज ये छोड़ दीजिए, पारिवारिक बात है, ये बात करेंगे। आपको आज एक बड़ी जिम्मेवारी पशुपति पार्क ने दे दी है, लंबे समय तक रहेगी, क्या करेंगे आज आपको? अपने पिताजी का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्र कार्यकारिणी के जितने सदस्य आए सबका हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने विश्वास मुझ में जताया है। हम उनको पूर्ण विश्वास देते हैं कि भविष्य में हम काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी का पूर्ण निर्माण करेंगे और पार्टी जिस तरीके से पहले मजबूती पे थी वापस हम लाएंगे। ईंट दर ईंट पार्टी का हम निर्माण करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे और भविष्य पार्टी का कैसे अच्छा हो इस पे हम निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार आपको झटका लगा, बीजेपी से झटका लगा, आप महागठबंधन के साथ आप सहयोग में गए, वहां झटका लगा, लेकिन अब पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए राजनीति में ये होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं। इसको और बेहतर कैसे किया जाएगा, पार्टी को और दूसरे तरीके से कैसे इसमें स्ट्रेटेजी बनाया जाए, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। पार्टी अभी 3 साल के बाद चुनाव है, उस पे हम लोग कैसे करेंगे, वर्तमान में जितने भी प्रदेशों में चुनाव है उस पे हम लोग को क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, हम लोग बैठेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने राष्ट्रीय कमेटी के साथ बैठेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। आगे जो भविष्य में जो भी निर्णय पार्टी हित में लिया जाएगा उसको हम लेंगे। चिराग को लेकर क्या देखते हैं? प्रिंस जी चिराग को लेकर क्या कहेंगे? निशान तिरछी हो गई है। हम काम स्वागत करते हैं और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, उनको हम उनके लिए हमारे प्रति हमारा आभार है और उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बिहार के इतने साल तक उन्होंने सेवा की है और एक नई पीढ़ी जब राजनीति में आती है तो उसका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है कि प्रिंस जी के चिराग को लेकर के बातें आ रही है सामने और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम बना जाए नीतीश के बाद बिहार का सीएम। देखिए ये उनका मैटर। अच्छा, एक सवाल और होगा, क्या आगे आने वाले समय में क्या कह रहे हैं? क्या आने वाले समय में किसी और अन्य पार्टियों के साथ भी आप जाएंगे क्या? देखिए ये तो परिस्थिति के मुताबिक ये काम किया जाता है, लेकिन अभी हमारी पार्टी, हमारा जो लक्ष्य होगा, हम अपनी पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो हमारा लक्ष्य है। पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो सभी के सहमति के साथ ये लिया जाएगा। चिराग जी को लेकर क्या कुछ? देखिए ये पारिवारिक बात है, आज ये छोड़ दीजिए, पारिवारिक बात है, ये बात राजनीति में प्रिंस जी चिराग जी का जो परफॉर्मेंस है, जो उनके जीत के जो कैंडिडेट, देखिए उनके बारे में हम नहीं कहेंगे। आज हमारी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी हमारे पदाधिकारीगण पूरे देश से आज यहाँ आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और जो विश्वास उन्होंने मुझ में जताया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अपने पापा का हम आभार व्यक्त करते हैं और इनको पूरा विश्वास दिलाते हैं जो भी पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो हम लेंगे। और मुझको पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी ढंग से पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ी थी, उसी के रास्ते पर आज
प्रिंस राज जी को ये पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है और आने वाले समय में जब कभी भी लोकसभा विधानसभा में चुनाव होगा हमारी पार्टी हम अच्छे स्कोर ले जाएगी। निशांत ने भी राजनीति में एंट्री मार दी है, उसको स्वागत है हम जी आ गए तो स्वागत है, अगली पीढ़ी का स्वागत, नौजवान लोगों का स्वागत है। पारस जी एक सवाल है, निशांत को सीएम बनाने की मांग हो रही है, सीएम बनाने की मांग हो रही है निशांत को, क्या कहेंगे पारस जी? उनके विधायक करें नीतीश के बाद निशांत सीएम हो। देखिए विधानसभा में विधायक लोग को चुनना है, हमारे कहने से और आपके कहने से नहीं होगा। विधायक दल के जो नेता होंगे। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के NH-32 कूरा मोड़ के पास से सोमवार की सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कुरमा गांव निवासी 45 वर्षीय दारा सिंह मोदी की घटनास्थल पर ही जान चली गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-32 को घंटों जाम कर रखा। पिंडराजोरा पुलिस से घटनास्थल पहुंचकर आक्रोशित लोगों को जाम से हटाने की अपील की और फिर जाम हटा। चालक घटना को अंजाम देने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया था। मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम किया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगा दी है और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सीबीआई मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी करने पर कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक आशा की किरण जागी है कि दिल्ली की जनता को शराब घोटाले में उच्च न्यायालय न्याय देगा। स्पष्ट लग रहा है कि निचली कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट सहमत नहीं है। दिल्ली की जनता को हाई कोर्ट जरूर न्याय देगा। आज जो इंटरिम ऑर्डर पारित करा है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी के खिलाफ और लिकर स्कैम में इन्वॉल्व बाकी सभी अक्यूज्ड के खिलाफ, इसका हम सब स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोबारा से एक आशा की किरण जगी है कि दिल्ली की जनता को लिकर स्कैम में निश्चित ही उच्च न्यायालय जस्टिस देगा। आपने देखा होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी इंक्वायरी बिठाने के आदेश कर दिए थे। क्लियरली आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट असहमत था राउज एवेन्यू कोर्ट के इस वर्डिक्ट से और इसीलिए उन्होंने तुरंत स्टे ग्रांट करा है कि किसी भी प्रकार की इंक्वायरी जो अगर ऑफिसर्स के खिलाफ होनी थी उस पर स्टे ग्रांट करा है। मैं इसका भी स्वागत करती हूं, क्योंकि देखिए ये मैटर पहले भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष आया है बेल के स्टेज पर, और तब हायर जुडिशरी को एक मौका पहले ही मिल चुका है सारे के सारी एविडेंस और रिकॉर्ड को देखने का। आपको याद होगा बहुत स्केदिंग ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में तब दिए थे बेल खारिज करते हुए केजरीवाल जी की, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस ऑर्डर को मेंटेन करा था। तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट कतई सहमत नहीं है राउज एवेन्यू कोर्ट के वर्डिक्ट से, पर मैटर क्योंकि सब जुडिस है इसलिए और ज्यादा गहन टिप्पणी मैं इस पर अभी नहीं करूंगी। पर हां, मुझे जरूर ये लगता है कि दिल्ली की जनता को दिल्ली हाईकोर्ट न्याय अवश्य देगा इस केस में। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।